बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आप सबको पता है क्या होता है? त्रिभुज है ना, इसके 3 साइड्स हो, 3 एंगल हो और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है? 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो कॉन्सेप्ट जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या होता था ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? तीनों साइड इक्वल हो जाए। वाह! अरे किसी भी त्रिभुज, दो शेप जिनका साइज और शेप शेप और साइज दोनों सेम हो, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या मतलब होता था कि इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स थे वो इक्वल होते थे और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो थे वो इक्वल होते थे। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होता होगा, है ना, ये साइड इसके बराबर होती होगी, ये साइड इसके बराबर होती होगी। ठीक, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का नियम हुआ करता था। फिर हमारे पास कुछ शेप इस तरीके से आए कि जो देखने में तो दोनों के दोनों स्क्वायर ही लग रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके के शेप जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, शेप सेम होना चाहिए। शेप सेम है बट साइज भी सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। यहाँ साइज में अंतर है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इन दोनों भाइयों के लिए हमारे पास एक नई चीज आई थी जिसको हमने कहा कि ये दोनों होंगे सिमिलर फिगर्स, है ना। ये दोनों सिमिलर फिगर होंगे। तो सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है सेम शेप बट मे बी डिफरेंट साइज। मे बी क्यों कह रहा हूं, आगे अभी समझ में आ जाएगा। शेप तो सेम होगा पर उनके साइज जो होंगे वो हो सकता है कि अलग अलग हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए सिमिलर फिगर्स के बारे में हम लोग और विस्तार में बात करते हैं। ठीक है, एक फिगर है मेरे पास ये और एक फिगर है मेरे पास ये। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या इन दोनों का शेप क्या सेम है ना। शेप इन दोनों का बिल्कुल सेम है, यस, दोनों के दोनों स्क्वायरल फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन अगर इनकी साइज की बात करूं तो साइज जो है वो सेम नहीं हो पा रहा। साइज सेम नहीं है तो अभी मैंने बताया क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल, है ना। इसको हिंदी में समान वो त्रिभुज भी कहा गया है, समांतर त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, सॉरी ट्रायंगल नहीं है ये, सिमिलर शेप है, ये सिमिलर स्क्वायर है। ठीक, अब एक हमारे पास ऐसा कुछ बन सकता है, मान लीजिए ये है और एक ये है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? तो ये शेप भी इनका सेम नहीं हो रहा सर, और इनका साइज भी सेम नहीं हो रहा। तो ये ना तो कॉन्ग्रुएंट है और ना ही सिमिलर है। तो जब शेप ही सेम नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी दोनों की बात शुरू ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं इसकी, सिर्फ ट्रायंगल नहीं, कोई भी शेप हो, इसका शेप सेम है, बिल्कुल है, साइज सेम है, बिल्कुल है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल है। तो एक चीज आपको निकल के क्या आ रही है कि देखो जो जो भी कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी शेप हो, चाहे चाहे आप मान लीजिए एक गोला ये है एक गोला ये है, दोनों का साइज मैं कह रहा हूं सेम है, शेप तो ऑब्वियसली सर्कल है तो सेम ही है। तो ये दोनों भी जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये सिमिलर भी है? हाँ, ये सिमिलर भी है। क्यों? क्योंकि अब यहां से एक आपके पास रिमार्क निकल के ये आता है कि ऑल फिगर्स, all congruent figures are similar but converse need not be true। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट शेप होंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे वट एवर इट इज, कोई सा भी शेप हो, कोई सा भी पॉलीगन हो या कोई सा भी कर्व हो, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होगा।
लेकिन हर सिमिलर फिगर जो है जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे सिमिलर फिगर का साइज सेम हो, लेकिन बहुत सारे सिमिलर फिगर का साइज सेम ना हो, कोई छोटा हो जाए कोई बड़ा हो जाए। बात समझ में आई? ठीक है, इसको और धीरे धीरे समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको मेनली देखना क्या क्या चीज है, दो चीजें आपको देखनी है सिमिलर फिगर्स में। आपको जो देखना है, अभी मैं ट्रायंगल की बात नहीं करना चाह रहा, ट्रायंगल का आगे हम बात करेंगे। सिमिलर फिगर्स में आप क्या देखोगे, एंगल्स शुड बी सेम, दोनों फिगर के एंगल सेम होने चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा। कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या कहते थे कि एंगल सेम होता था और साइड भी सेम होता था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल नहीं है, वो प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मान लीजिए कि एक फिगर आपकी ये है ए बी सी डी, और एक फिगर आपकी मान लीजिए ये है पी क्यू आर एस, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि एंगल एक तो बराबर होना चाहिए, ए पी के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो, है ना। क्या क्या होना चाहिए मैं लिख देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ए और पी बराबर हो जाए, बी और क्यू बराबर हो जाए, सी और आर बराबर हो जाए, डी और एस बराबर हो जाए। एक तो क्राइटेरिया ये कह रहा है। साइड वाला क्या क्राइटेरिया कह रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए सी डी, सॉरी है ना, बीसी के बाद सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू डी ए अपॉन एस पी। ये होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, ये जो शेप है, ये जो फिगर है, वो क्या है, सिमिलर है। समझ में आई चीज सर? अब आते हैं एक्सरसाइज के कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर ही है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। तो चलिए बताइए, fill in the blanks using the correct word given in the bracket। ये जो कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ये दे रखे हैं, हर सर्कल सभी वृत्त डैश हैं, क्या है, सर्वांगसम है, समान है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। हर सर्कल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? सिमिलर होगा सर, हर सर्कल सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हो सकता है कि एक सर्कल इतना बड़ा हो, एक सर्कल इतना बड़ा हो, साइज अलग हो सकता है, शेप तो हमेशा सेम ही रहेगा। यानी यहाँ हिंदी में अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएंगे जी, समान। क्या बात है। अगला है ऑल स्क्वायर आर डैश, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? क्या सारे स्क्वायर सिमिलर हैं? यस ऑफ कोर्स, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, यानी सभी वर्ग जो हैं वो है समान। चलिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हर आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं? सभी के सभी, समद्विबाहु या समबाहु है। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है, आइसोसेलेस नहीं होता। ठीक है, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल वेरी कर सकता है। जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, मान लीजिए 60, मान लो ये है 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, लेकिन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है जिसका एंगल ये 30 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो सकता है ना सर। तो बट ये तो सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि एंगल ही अलग हो गया। ठीक है, तो हर इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हर समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। फिर कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। अभी मैंने वो चीज बताई, हर जो भी पॉलीगॉन होता है उनका अगर उनके नंबर ऑफ साइड्स सेम है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, है ना, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अभी जस्ट हमने ये चीज पीछे डिस्कस करी थी। ठीक है सर, है ना, क्या होना चाहिए, वो बराबर, कोण उनके बराबर होंगे और उनकी भुजाएं जो होंगी समानुपाती होंगी। आई समझ में सर बात? कोई डाउट है यहां तक, कोई दिक्कत? अगला सवाल है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर। आपको 2 अलग अलग एग्जांपल बनाने हैं
जिसमें मतलब एक में समान आंकड़े वाले यानी सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल बनाओ और दो नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल बनाने हैं, ठीक है। हाँ जी, दो सिमिलर फिगर की अगर आप बात करते हो तो मैंने एक बना दिया जी ये वाला सर्कल, ठीक है, ठीक है, और एक सर्कल हो गया जी सर मेरा ये वाला, ठीक है। इन दोनों का डायमीटर अलग अलग है, तो ये दोनों के दोनों सर्कल मेरे कौन से हो गए, सिमिलर फिगर में आ जाएंगे, ठीक। और मैं और दो फिगर और कौन से बनाने हैं मेरे को जो कि सिमिलर हो सकते हैं। मैं एक ले लेता हूं जी ये वाला स्क्वायर, ठीक है सर, ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, ठीक है। और एक रेक्टेंगल में ले लेता हूं सर ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर हैं, बट ये दोनों सेम नहीं हो क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये दोनों सिमिलर फिगर हो जा रहे हैं। कोई दिक्कत है सर? फिर बात करता है नॉन सिमिलर फिगर्स की, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर पर आते हैं। नॉन सिमिलर फिगर और भी सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है सर? देखिए बहुत बेसिक सी बात है। एक बना दीजिए आप ट्रायंगल, ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल, और इसके साथ एक बना दीजिए आप कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैं ये बना देता हूँ पेंटागन इसके साथ, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए, ठीक। इसी तरीके से एक और अगर मुझे बनाना है तो क्या नहीं बना सकता, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो क्या बनाऊंगा, एक मैंने बना दिया जी सर ये वाला रेक्टेंगल बन गया, और इसी के साथ मैं एक बना देता हूं ये वाला ट्रेपेजियम। लीजिए ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये दोनों के दोनों नॉन सिमिलर फिगर है। क्यों नॉन सिमिलर फिगर है सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही अलग है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही अलग है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर्स का कुछ एग्जांपल था। कोई डाउट है सर इसमें? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको ये बताना है कि क्या ये जो दो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं। यहाँ अगर इनकी साइड देखी जाए ना तो ये प्रोपोर्शनल बिल्कुल हो रही है, ठीक है। देखो 1.5/3, 1.5/3 जब आप निकालोगे तो कितना आ रहा है 1/2, फिर यहाँ से भी 1.5/3 निकालोगे तो आएगा 1/2, सबका 1/2 ही आएगा। तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है, ये 90 डिग्री है बट ये 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, सिंस द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, therefore given quadrilateral are not similar, ठीक है सर। इनका जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल नहीं हो रहा, इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक। अब आती है बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। फिगर्स का सिमिलैरिटी समझा, वही चीज यहाँ पे भी है। क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका सर पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ट्रायंगल, अच्छा सिमिलैरिटी का साइन भी देख लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर व्हेन, कब होगा जी सर, ये एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। या फिर और क्या हो सकता है सर, ए बी बटा बी सी, सॉरी पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी बटा पी आर के। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, आप इजीली कह सकते हो कि आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलैरिटी के रूल्स है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के भी रूल्स थे, सिमिलैरिटी के भी रूल्स हैं, आगे उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत सर? आते हैं बहुत प्यारी चीज पे, थ्योरम। थ्योरम 6.1 क्या कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। यानी अगर कोई त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगा। मतलब देखो डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि एक ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल है मान लीजिए,
ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, इस पे एक पैरेलल लाइन यहां से मैं खींच रहा हूं, मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा डीई। तो ये क्या कह रहा है, जब डीई बीसी से जो पैरेलल है, ये डी इसको ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली बांट रहा है, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी आ रहा है। ये इस थ्योरम के हिसाब से कह रहा है। ठीक, ये चीज उसने कही है, तो इसको आपको प्रूफ करना होगा, है कि नहीं? तो अब आप करते हैं प्रूफ जरा इसको। जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है सर। गिवन है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी बीई इज पैरेलल टू बीसी, ये चीज आपको गिवन है सर, ठीक है। और वो क्या हो रहा है, जो डी और ई है दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है सर, टू प्रूव ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो आप एक चीज का सहारा लेते हैं जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आप क्या करिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन है सर, पहले मैं वहां बना देता हूं फिर यहां लिखता हूं। एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है, इसका नाम रख दीजिए एम। एक यहां से परपेंडिकुलर, अच्छा डी से जो करिएगा उसका नाम रख दीजिए, डी से जो होगा उसका नाम रख देंगे एन, और ई से जो होगा उसका नाम हम रख देंगे एम, ठीक है सर। और क्या करेंगे, इन दोनों डायगोनल्स को भी हम मिला देंगे, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू एबी, ये चीज ड्रॉ करी। और क्या करा, जॉइन डीसी एंड बीई, ये चीजें हमने कर दिया सर। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये चीज अब तक आप लोगों को जो दिया हुआ था, जो प्रूफ करना है और जो कंस्ट्रक्ट किया हमने, वो सब लिख दिया। अब प्रूफ करते हैं। जब प्रूफ करेंगे सर, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल ले जाने के लिए इन साइड्स का हम एरिया के साथ रिलेशन बना सकते हैं। और कोई चीज अभी हमारे दिमाग में नहीं आ पाएगी, एरिया के साथ हम इसका रिलेशन बता सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का देखूं, ए डी ई ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है सर, हाँ जी। लेकिन अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो एक हाइट ये हो रहा है और एक हाइट ये हो रहा है, यानी दो बार यहां से एरिया में निकाल सकता हूं, है कि नहीं? मतलब दो परपेंडिकुलर रख के मैं एरिया निकाल सकता हूं। यानी यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए डी ई को मैंने लिया है, अगर बेस मैंने ए ई माना, ए ई इंटू डी एम हो जाएगा, एक इक्वेशन। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में एक और चीज हो सकती है, अगर बेस मैंने ए डी माना तो उस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो ई एन हो जाएगा, इक्वेशन 2, ठीक है सर। ये दो इक्वेशन मेरी यहां से बन के आती है। अब क्या करना है, आगे जब बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए इस ट्रायंगल को लीजिए ए ई बी। अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, ए ई बी को नहीं लेता, इन दो ट्रायंगल को लेता हूं, डी ई बी को और डी ई सी को एक बार लूंगा। तो ई डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी, देखो इस ट्रायंगल को मुझे बताना इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कोई बताएगा मुझे? यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ। अगर बेस मैंने ये लिया तो हाइट क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, ई एन होगा ना। देखो ये हाइट ही तो आ रही है इस ट्रायंगल की, इसको सीधा करके देखो, ये हाइट ही तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, है ना। हाइट हो सकता है कि ट्रायंगल के अंदर हो या ट्रायंगल के बाहर हो, अल्टीट्यूड तो कहीं से भी नापा जा सकता है, ये वही चीज बता रहा है। उसी तरीके से इसको इक्वेशन 3 बना के एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला देखो, ये बी ई सी, इस ट्रायंगल को देखो,
अगर इसको आप देखते हो तो ये होगा हाफ इंटू ईसी इंटू EN होगा, नहीं DM होगा, DM इक्वेशन 4। ठीक है सर, अब क्या करें हम? यस, अब क्या करा जाए? देखो अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को 4 के साथ रेशियो निकालते हैं और इक्वेशन 2 को 3 के साथ रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो टेकिंग और डिवाइडिंग करके लिख देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 4। तो क्या होगा सर, एरिया ऑफ ADE divided by area of DEC will be equal to half into AE into DM upon half into EC into DM। तो हाफ से हाफ कटेगा, DM से DM कटेगा, AE अपॉन EC आ जाएगा। यस, इक्वेशन 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसी तरीके से सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3। वी गेट, क्या मिलेगा सर, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEDB हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN कटा, हाफ हाफ कटा, क्या आ गया, AD अपॉन DB इक्वेशन 6। अब आप देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे बहुत प्यारी, ये दोनों को बराबर ही तो मुझे दिखाना था। अगर ये दोनों एरिया बराबर आ जाए तो क्या ये आराम से सॉल्व नहीं हो जाएगा? अब एक चीज सोचो, यहाँ पे भी AD है, यहाँ पे भी AD है, यानी अगर सिर्फ ये DEC और ED बराबर हो जाए तो कहानी खत्म है ना? तो क्या ये हो नहीं रहे बराबर? अरे दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं सेम बेस पे है, दोनों का बेस DE है और दोनों सेम पैरेलल के अंदर है। जब भी कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल्स के अंदर हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे इसको, एज ट्रायंगल DEC and triangle EDB are on the same base and under same parallel। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC है ना, ट्रायंगल DEC जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB के बराबर हो जाएगा। अब जब ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब इक्वेशन 5 और 6 बराबर हो जाएगा, विच शोज दैट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन, ऐसे ना लिख के एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन DEC, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल EDB। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। Hence proved। ठीक है सर, यही आपको यहाँ प्रूव करना था। तो इस थ्योरम को आप कहीं कहीं पे थेल्स थ्योरम के नाम से भी पढ़ोगे और कहीं कहीं पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी पढ़ोगे। तो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो आपको उसकी डेफिनेशन भी देनी है और प्रूफ भी लिखना है। ठीक है, या स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको ये थ्योरम लिखना भी है और इसका प्रूफ भी देना है। ठीक है, अगला थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6.2 क्या है,
देखो एक तरह से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स ही है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, वो सेम रेशियो में ट्रायंगल के साइड को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो लाइन है जिसने इनको डिवाइड किया वो पैरेलल है तीसरी साइड से। ठीक, तो यानी उसी का कन्वर्स है। डायग्रामेटिकली अगर मैं आऊं तो ये फिगर कुछ इस तरीके से है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका कहना है कि ये जो डीई है ये इसको एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन एसी पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि डीई जो है वो बीसी से पैरेलल है। अब यहाँ पे ये प्रूफ करना है। जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी गिवन है। तो प्रूफ क्या है सर? आपको यहाँ पे प्रूफ करना है डीई जो है वो बीसी से पैरेलल है। ठीक, पर आपके पास फिर यहाँ पे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो आपको करना होगा कंस्ट्रक्शन, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करेगा और उससे आपका सवाल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करा? डीई डैश एक लाइन मान ली, ठीक है, डीई डैश एक लाइन मान ली। आप क्या प्रूफ करोगे? ये ई डैश कुछ नहीं बल्कि ई ही है ना? यही आपको प्रूफ करना है बस यहाँ पे। यानी आपको एक तरह से ये प्रूफ करना है कि डीई डैश और डीई एक ही बराबर है, सेम बात है। अगर वो सेम है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया? डीई डैश पैरेलल टू बीसी। ठीक है सर, करते हैं अब इसको प्रूफ। बड़े प्यार से प्रूफ होगा ये। एज डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो अभी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन में ई डैश सी। कोई दिक्कत है सर? बट अभी हमें तो दिया हुआ है ना एडी अपॉन डीबी जो है वो एई अपॉन ईसी के बराबर है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि एई डैश अपॉन ई डैश सी जो है वो एई अपॉन ईसी के बराबर हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया, समझ में आया? ये और ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों इसके बराबर है, एडी अपॉन डीबी। ठीक, यहां से आपको देखो कितना प्यारा एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वन ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा? एई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन इज इक्वल टू एई अपॉन ई सी प्लस वन। कोई दिक्कत सर? अगर मैं इसको करूं तो ये होगा एई डैश प्लस ई डैश सी, एलसीएम लेने पे यही तो आएगा। यस, और ये होगा ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। कोई दिक्कत? ए में ई डैश सी जोड़ दूं तो ए सी बनेगा, और फिर ए में ई सी जोड़ दूं तो वो भी ए सी ही बनाएगा। ठीक है, ये ई डैश सी है, ये ई सी है, ए सी कट जाएगा। तो क्या हुआ? ई डैश सी जो हो गया, ई डैश सी विल बी इक्वल टू ई सी। अब ये और ये बराबर आ गए, तो यहां से देखो कितना मजेदार सॉल्यूशन आ गया आपके पास। ई डैश सी और ई सी क्या हो गए? बराबर हो गए। आ गए ना? तो इसका मतलब ई एंड ई डैश कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है वो दोनों के दोनों, यानी अलग नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आगे अगर हम बढ़ते हैं इसको लेके, तो सर यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या और दिया हुआ था? डीई डैश जो दिया था वो पैरेलल दिया था बीसी के, तो इसका मतलब क्या होगा? डीई जो हो गया वो बीसी के पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि ई और ई डैश कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब डीई पैरेलल कहा था, तो ई और ई डैश सेम पॉइंट है। तो अगर ई डैश कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब ई वही पॉइंट तो है, ई डैश और ई सेम पॉइंट है, इसका मतलब डीई पैरेलल डीसी हो गया। यही तुम्हें प्रूफ करना था। ठीक है,